तो गाइस आखिर शायर किस प्रकार से लॉन्ग हाउचिन को वापस से जिंदा करेगी पार्ट 4। तो गाइस अगर आपने हमारे पार्ट 1 से लेकर पार्ट 3 तक एपिसोड्स को मिस कर दिया है तो मैंने इन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स है या आप चैनल में भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आते हैं कहानी की मेन स्टोरी लाइन पर। गॉड इलेक्ट्रोलस ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लॉन्ग हाउचिन को टेम्पररी जिंदा कर दिया था और लॉन्ग हाउचिन को एक ऑप्शन दिया था कि अगर तुम सन ऑफ लाइट्स की पावर को छोड़कर मेरे नेक्रोमैंसर की विरासत को हासिल कर लेते हो तो मैं तुम्हारे दिल का पुनर्निर्माण कर दूंगा और फिर इस दुनिया में तुम हमेशा के लिए जिंदा हो जाओगे। तो अगर तुम्हें जिंदा होना है और शायर के साथ रहना है तो तुम्हें एक नेक्रोमैंसर बनना होगा। तो क्या लॉन्ग हाउचिन तुम सन ऑफ लाइट्स की पावर्स को छोड़कर एक नेक्रोमैंसर बनने के लिए तैयार हो? केवल तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है। अगर तुम मेरे ऑप्शन को स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं करूंगा। तो गाइस वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वो थोड़ा सा सोच में चला जाता है। शायर भी लॉन्ग हाउचिन की तरफ देखती है कि भाई लॉन्ग हाउचिन कौन सा फैसला लेगा। अगर लॉन्ग हाउचिन को इस दुनिया में वापस आना है तो उसे अपनी सारी मान मर्यादा को त्याग कर एक नेक्रोमैंसर बनना होगा। तो गाइस आप लोग भी सोच रहे होंगे कि लॉन्ग हाउचिन को एक नेक्रोमैंसर बन जाना चाहिए। नेक्रोमैंसर एक काफी ज्यादा खतरनाक प्रोफेशन है, लेकिन गाइस जो गॉड इलेक्ट्रोलस वाला नेक्रोमैंसर है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें आपको एक इंसान या डीमन को मारना होगा और फिर उसकी सोल को कैद कर लेना होगा। यानी गाइस आप उसकी सोल को मुक्त नहीं होने देंगे। ये काफ़ी ज़्यादा डेविलिश प्रोसेस है। तो लॉन्ग हाउचिन को इतना ज़्यादा समय तक सोचता हुआ देखकर वहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वह कहता है, अरे भाई थोड़ा जल्दी करो ना, मेरे को यहाँ से अब जाना भी है। मैं यहाँ पर ऐसे भूत बनकर कभी से घूम रहा हूँ। तुम जल्दी से सोचो कि तुम नेक्रोमैंसर बनोगे या नहीं। तो वहाँ पर जो लॉन्ग हाउचिन होता है वह कहता है, ठीक है मैं आपकी विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ। मैं सन ऑफ लाइट की पावर्स को छोड़ दूंगा और एक नेक्रोमैंसर बन जाऊंगा अपने प्यार के खातिर। जैसे ही यह बात शायर और गॉड इलेक्ट्रोलस सुनते हैं वो लोग एकदम हक्के बक्के रह जाते हैं। गॉड इलेक्ट्रोलस कहता है, ये होता है एक स्लीप यार। और इसी के साथ गॉड इलेक्ट्रोलस की बॉडी के आसपास जो नेक्रोमैंसी की ऊर्जा थी वो अचानक से प्यूरिफाई होने लगती है। गॉड इलेक्ट्रोलस जोर से चिल्लाता है, पूरा जो टावर ऑफ इटर्निटी होता है वो कांप जाता है। लॉन्ग हाउचिन तुरंत गॉड इलेक्ट्रोलस के सामने झुक जाता है और कहता है, मैं आपका विरासत को प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, आप ज़्यादा गुस्सा मत होइए। वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है, नहीं मेरी विरासत काफ़ी ज़्यादा खराब है। मैं तुम्हें ये विरासत नहीं दे सकता। इसी की वजह से मैंने पूरी मानवता को खत्म कर दिया और मैं नहीं चाहता तुम भी इसका यूज करो। ये बहुत ही ज्यादा घटिया चीज है। और रही तुम्हें जिंदा करने की तो मैं तुम्हें जिंदा करूंगा। और गॉड इलेक्ट्रोलस के आसपास गाइस फिर से एक अजीब सी प्योर ऊर्जा घूमने लगती है। जो पहले वो नेक्रोमैंसी की आभा उसके आसपास घूम रही थी ना, वो सारी एकदम प्योर, एकदम जैसे सन ऑफ लाइट की प्योर ऊर्जा घूमने लगती है। वहाँ पे जो गॉड इलेक्ट्रोलस होता है वो थोड़ा सा शांति का सांस लेता है, लॉन्ग हाउचिन से बोलता है, लॉन्ग हाउचिन क्या तुम मेरी कहानी को जानने में इंटरेस्ट रखते हो कि आखिर मैंने क्यों पूरी मानवता के 90% लोगों को खत्म कर दिया? लॉन्ग हाउचिन भी हाँ कहता है कि मैं आपकी कहानी को जानना चाहता हूँ। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है, तो चलो मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी है लालच और प्यार के धोखे की। गॉड इलेक्ट्रोलस बोलता है, आज से 6800 साल पहले जब मानवता अपने पावर के पीक पर थी तो इस पूरे कॉन्टिनेंट पर 3 पावरफुल किंगडम हुआ करते थे और यही 3 किंगडम इस पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा शक्तिशाली और ताकतवर लोग थे। और इन किंगडम्स के अंदर बहुत सारे छोटे मोटे किंगडम्स आते थे। मेरा जन्म हुआ था पोंगो किंगडम के एक छोटे से साम्राज्य में और उस साम्राज्य का नाम था सिंधी साम्राज्य। मेरे जो पिता थे वो सिंधी किंगडम के राजा थे। तो गाइस जो पोंगो किंगडम था ना वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। इसके अंदर बहुत सारे छोटे मोटे ऐसे किंगडम्स आते थे और उन्हीं किंगडम में से एक सिंधी किंगडम में हमारे गॉड इलेक्ट्रोलस का जन्म हुआ था। और मेरे 6वें जन्मदिन पर मैं सन ऑफ लाइट के रूप में जागरण हुआ। तो उस दिन मेरे पिता काफ़ी ज़्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें पता चला कि मैं सन ऑफ लाइट के रूप में जागृत हुआ हूँ और इस पूरे दुनिया को प्रकाश का रास्ता दिखाऊंगा, सच्चाई और अच्छाई का एक नया प्रतीक बनूंगा। तो वो काफ़ी ज़्यादा मेरे लिए खुश हुए। और मैं बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड था। 11 साल की उम्र में लेवल 4 का कल्टीवेटर बन गया। 13 साल की उम्र में मैं लेवल 5 पर चला गया और 15 साल की उम्र में मैं लेवल 6 पर चला गया। और इस पूरे
पूरे 3 बड़े बड़े किंगडम में भी मेरे जितना टैलेंटेड कोई नहीं था और मैंने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। गाइस लॉन्ग हाउचन भी जब सुनता है कि गॉड इलेक्ट्रोलस 15 साल की उम्र में लेवल 6 तक पहुंच गया तो वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, क्योंकि वो भी 15 साल की उम्र में लेवल 6 तक नहीं पहुंच पाया था। तो फिर मेरे पिता ने बताया कि 3 बड़े बड़े किंगडम प्लस ग्लोरियस चर्च है, ये लोग मिलकर टैलेंट कंपटीशन करवा रहे हैं। तो गाइस आपका क्वेश्चन होगा कि भाई ये ग्लोरियस चर्च क्या है। तो गाइस जो 3 बड़ी बड़ी किंगडम्स थे ना, इनसे भी पावरफुल एक चीज थी, वो थी ग्लोरियस चर्च। ग्लोरियस चर्च इतनी ज्यादा पावरफुल थी ना कि जब वो हुक्म देती थी तीनों बड़े बड़े किंगडम्स को भी मारना पड़ता था, इतना ज्यादा खतरनाक था। तो यहाँ पर भी टैलेंट कंपटीशन होता था, जिस तरह से गाइस हमने थ्रोन ऑफ स्टील में नहीं देखा था टैलेंट कंपटीशन हुआ था, जहाँ पर सभी टेम्पल्स के टैलेंटेड बंदे पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसी तरह ये उस टाइम भी टैलेंट कंपटीशन होता था। तो जब मैंने उस टैलेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया तो मेरे सामने कोई भी बंदा नहीं टिक पाया, यहाँ तक कि ग्लोरियस चर्च के टैलेंटेड बंदे भी मेरे सामने फीके पड़ गए। मैंने सभी को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से हराया। फिर गॉड इलेक्ट्रो लॉन्ग हाउचन से पूछता है क्या ग्लोरियस चर्च अभी भी है। तो लॉन्ग हाउचन कहता नहीं, ग्लोरियस चर्च बहुत ही पहले ही खत्म हो गया। जब इस दुनिया में 72 डीमन पिलर्स दिखाई दिए और इस दुनिया में डीमंस का हमला हुआ तो उन्होंने पूरी तरह से ग्लोरियस चर्च को नस्ते नाबूद कर दिया और पूरी तरह से उसे खत्म कर दिया। तो वहाँ पर गॉड इलेक्ट्रोलस हंसते हुए कहता हाँ, उनके साथ तो यही होना था, वो लोग इतने ज़्यादा कमीने थे। अरे मैं तुम लोग को कहानी बता रहा था ना, तो मैं कहाँ पर था, तो वहाँ पर शायर बोलती है हाँ हम टैलेंट कंपटीशन के बारे में बता रहे थे। तो गॉड इलेक्ट्रोस बोलता है हाँ टैलेंट कंपटीशन में मैंने सभी को हरा दिया, लेकिन जब मैं फाइनल में पहुँचा तो मेरा एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लड़की के साथ सामना हुआ जो पोंगो किंगडम की प्रिंसेस थी। गाइस यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोलस का साम्राज्य था, सिंधी साम्राज्य, वो पोंगो किंगडम के अंदर एक छोटा सा इलाका समझी आता था, लेकिन गॉड इलेक्ट्रोलस के जो सामने खड़ी लड़की थी वो पोंगो किंगडम की रियल रॉयल फैमिली, जो इस पूरे किंगडम में जितने भी साम्राज्य थे सभी पर कंट्रोल करती थी, उसकी रॉयल प्रिंसेस थी। वो एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक समनर थी। मेरे और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई और उसका नाम था फूलो। और उसके पास एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बिस्ट भी था जिसको उसने समन किया था और उसका नाम था स्टार थंडर ड्रैगन। मेरी और उसके बीच में काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बैटल हुई, लेकिन मैंने उसको भी पटक दिया और इन पूरे बड़े बड़े किंगडम में सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंसान बन गया। यहाँ तक कि ग्लोरियस चर्च का जो पोप था, जिसके बेटे का नाम था गाइस पप्पू लाल। तो गाइस यहाँ पर उसका रियल नेम है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये इंडियन नेम में कुछ ज़्यादा ही गंदा हो जाता है। और गाइस ग्लोरियस चर्च के पोप का मतलब होता है ग्लोरियस चर्च का पैट्रियार्च, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। जो पोंगो किंगडम की प्रिंसेस थी फूलो, इस फाइट के बाद वो मेरे से थोड़ा सा करीब आने लगी, मैं भी थोड़ा सा उसके साथ समय बिताने लगा और हमारे बीच में भावनाएं प्रकट होने लगे। इस कंपटीशन को जीतने के बाद मुझे पोंगो किंगडम की सबसे बड़ी अकेडमी रॉयल अकेडमी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया, जहाँ पर प्रिंसेस फूलो भी पढ़ती थी। हम दोनों ही साथ काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत करने लगे और फिर मेरे और फूलो के बीच में प्यार हो गया और हमने प्यार की कस्में खाई। हमने कसम खाया कि हम कभी भी एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। और समय बीतने के साथ मेरी कल्टीवेशन स्पीड कुछ ज़्यादा ही तेज हो गई और मैं 18 साल की उम्र में लेवल 8 का कल्टीवेटर बन गया। और फिर मैंने अपनी कल्टीवेशन को देखते हुए गणना उड़ना लगाई कि मैं 2 साल बाद लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाऊंगा और इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा छोटे उम्र वाला लेवल 9 का कल्टीवेटर बन जाऊंगा। बट मेरी जो कल्टीवेशन स्पीड थी वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो गई थी, लेकिन फूलों की कल्टीवेशन स्पीड अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्लो थी। वो अभी भी लेवल 7 की कल्टीवेटर बनी थी और फूलों कहीं ना कहीं मुझे सरपास कर मुझसे भी ज़्यादा टैलेंटेड बनना चाहती थी। फिर मैं फूलों के पापा के पास गया और अपने रिश्ते की बात की, तो वो भी इस रिश्ते के लिए मान गए, क्योंकि वो भी जानते थे कि मैं इस पूरे कॉन्टिनेंट का सबसे ज़्यादा टैलेंटेड बंदा हूँ और मेरे बारे में ऐसा अनुमान लगाया गया था कि मैं गॉड लेवल को अचीव करूंगा। इसलिए वहाँ पर जो फूलों के फादर होते हैं वो मेरे रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं और कहते हैं कि जैसे तुम लेवल 9 पर पहुँचोगे
मैं तुम्हारी शादी फूलों के साथ करवा दूंगा। मैंने जब ये बात सुना तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया और ये सारी बातें फूलों को बताया। फूलों भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। फिर कुछ दिन बाद ग्लोरियस चर्च के जो पोप थे वो मेरे पास आए और ग्लोरियस चर्च में ज्वाइन होने का ऑफर दिया और मुझे अपना पर्सनल डिसाइपल भी बनाना चाहते थे। लेकिन मैंने फूलों के किंगडम पोंगो किंगडम के खातिर और फूलों के साथ रहने के खातिर मैंने उनको मना कर दिया। मैं फूलों से थोड़ा सा भी अलग नहीं होना चाहता था। बट मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा ये डिसीज़न ग्लोरियस चर्च वालों को इतना ज़्यादा बुरा लगेगा। वो मेरे सामने कुछ नहीं बोले लेकिन वो अंदर ही अंदर मुझसे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गए। फिर जब 2-3 महीने बीत गए तो मेरी कल्टीवेशन स्पीड कुछ स्लो हो गई। तो मैंने इसके बारे में अपने रॉयल टीचरों से बताया। तो वहाँ पर रॉयल अकादमी के मेरे टीचरों ने बताया कि भाई तुम ये दिन भर कमरे में बैठकर कल्टीवेशन करते रहते हो, तुम्हें बाहर दुनिया घूमना चाहिए। जब तुम बाहर घूमोगे तो तुम्हें थोड़ा सा ज्ञान वान मिल जाएगा, हो सकता है तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड फिर से तेज हो जाए। तो मैंने अपने टीचरों की बात मान ली और मैं फिर फूलों के पास गया और फूलों से बोला क्या मेरे साथ बाहर घूमने के लिए चलेगी दुनिया। बट फूलों ने सीधे मेरे मुंह पर मना कर दिया कि वो नहीं जाना चाहती। वो रॉयल अकेडमी में ही रुककर अपनी कल्टीवेशन पर ज़्यादा फोकस करेगी। वह मुझसे आगे निकलना चाहते थे, इसलिए वह दुनिया घूमने पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहती थी। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह यात्रा मेरे लिए इतनी ज़्यादा भयानक हो जाएगी। गॉड इलेक्ट्रल जब ये बात बोलता है तो उसकी आंखों में साफ साफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाई देने लगता है। गॉड इलेक्ट्रल फिर से अपने आप को शांत करता और आगे की कहानी बताता है कि जब मैं इन 2 सालों में दुनिया घूमा तो वहाँ पर मैंने बहुत सारे एडवेंचर्स किए, बहुत सारी टेक्निक्स पाई और मेरी कल्टीवेशन भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तेज़ी से बढ़ी। इन 2 सालों में मेरी कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर पहुंच चुकी थी और मुझे लाइट गॉडेस का आशीर्वाद भी प्राप्त हुआ। मैं काफ़ी ज़्यादा खुश था। इन 2 सालों में मैंने पूरे तीनों किंगडम्स को घूम दिया था, हर एक शहर को घूम डाला था। तो फिर जब मेरी यात्रा इन 2 सालों में ख़त्म हो गई तो फिर मैं रॉयल अकेडमी चला गया और मैं फूलों से मिला। और फूलों को मैंने 2 साल बाद देखा था, इसलिए मैंने उसको गले लगाकर काफ़ी ज़्यादा रोया। और फिर मैंने फूलों को बताया कि मेरी कल्टीवेशन लेवल 8 के पीक पर पहुँच चुकी है और कुछ ही समय लमसम 1 महीने के अंदर ही मैं लेवल 9 में ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा, फिर हम शादी कर लेंगे। पर मैंने कभी नहीं सोचा था जहां पर मैं शादी करने के फूलों से सपने देख रहा था वहीं पर फूलों मेरे खिलाफ साजिश रच रही है। यह साजिश यह थी कि जो ग्लोरियस चर्च के पोप का बेटा था, यानी ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का जो बेटा था, वो हमारे रॉयल अकेडमी में पढ़ने के लिए आया। मुझे उस पर थोड़ा सा शक भी हुआ कि भाई ग्लोरियस चर्च के पास हमारी रॉयल एकेडमी से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एकेडमी है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड टीचर मौजूद हैं। तो आखिर ये ग्लोरियस चर्च के सुप्रीम लीडर का बेटा हमारी रॉयल एकेडमी में पढ़ने के लिए क्यों आया है। लेकिन मैंने इस बात को एकदम हटा दिया अपने दिमाग से, क्योंकि मुझे यहाँ पर फूलों से शादी करनी थी और मैं इन फालतू मैटर पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहता था। फिर मैं एक दिन फूलों के साथ बैठा हुआ था और अपनी यात्रा की सारी जानकारियाँ उसे दे रहा था। और फिर मैंने उसे बताया कि इस यात्रा में मुझे एक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस टेक्निक मिली है और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो टेक्निक है ना वह किसी दूसरी ही दुनिया की टेक्निक है। इस टेक्निक के बारे में जब मैंने उसको बताया तो फूलों को भी इस टेक्निक में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आया। लेकिन मैंने फूलों को ये टेक्निक नहीं दी क्योंकि यह टेक्निक काफ़ी ज़्यादा डेंजरस थी। इस टेक्निक को जब आप इस्तेमाल करते हैं ना, अगर एक भी स्टेप आपका गलत हुआ या आप इस टेक्निक में फेल हो गए तो भाई आपके सोल पर इतना ज़्यादा खतरनाक आघात होगा ना कि आपको रिकवर करने में 10 साल लग सकते हैं और आपकी कल्टीवेशन स्पीड भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। तो मैं ऐसी खतरनाक टेक्निक अपने प्यार फूलों को कैसे दे सकता था। बट फूलों ने गलत समझ लिया। उसने सोचा कि मैं उसे ये टेक्निक नहीं देना चाहता था क्योंकि अगर वो टेक्निक सीख लेगी तो वो अभी काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो जाएगी और उसी के लेवल पर हो जाएगी। और उसने सोचा कि मैं उससे भी ज़्यादा टैलेंटेड होना चाहता हूँ और अपने आप को हमेशा नंबर 1 रखना चाहता हूँ। बट मैंने फूलों को टेक्निक नहीं दी। फूलों ने मुझसे 2-3 बार कहा लेकिन मैंने उसे सीधे मना कर दिया। मैंने सोचा कि फूलों 2-3 दिन नाराज रहेगी और फिर मैं उसे मना लूँगा, लेकिन फूलों का बर्ताव कुछ ज़्यादा ही अजीब हो गया। और लॉन्ग हाउचेन, तुम जानते हो वो टेक्निक क्या थी? वो टेक्निक बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस थी। आज भी जब मैं उस टेक्निक के बारे में सोचता हूँ तो क्या ही बात बताऊँ।
उस टेक्निक का नाम था टर्टल सील टेक्निक है। और मुझे पहले ऐसा लगा कि वो जो टेक्निक है वो एक डिफेंस टाइप वाली टेक्निक है, तो मैंने उसको कुछ समय तक डिफेंस में यूज़ किया। लेकिन जैसे जैसे मैं टेक्निक को सीखता गया मुझे एहसास हुआ कि भाई ये टेक्निक डिफेंस के लिए है ही नहीं, बल्कि ये फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाली टेक्निक है। और इस टेक्निक की फ्यूचर प्रेडिक्शन पावर इतनी ज़्यादा भयानक थी कि अगर इसके रेंज में एक गॉड भी पड़ जाए ना तो आप उसकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस टेक्निक में खास बात क्या थी। तो आपने स्टार डेमन गॉड अगारिस का फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक देखा था, जिसकी वजह से उसने लॉन्ग हाउचेन के हर एक मूव को प्रेडिक्ट कर लिया था कि भाई लॉन्ग हाउचेन कैसे कहां पर आएगा, और उसके हिसाब से उसने लॉन्ग हाउचेन को फंसाकर जान से मार दिया था। और वहां पर वो आस्टिन ग्रीफ भी लॉन्ग हाउचेन को बचाने के लिए नहीं आ पाया गया था। लेकिन आपने एक बात वहाँ पर नोटिस किया था कि अगारिश ने कहा था कि जब उसने ये टेक्निक का इस्तेमाल किया था तो उसकी 90% पावर ख़त्म हो गई थी और उसको काफ़ी ज़्यादा चोटें लगी थी। उस चोट से उसे रिकवरने में 10 साल लगने वाले थे। लेकिन यहाँ पर जो गॉड इलेक्ट्रोस था उसके पास जो फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाली टेक्निक थी ना, उसकी खास बात यही थी कि अगर इस टेक्निक को इसका यूज़र बढ़िया से परफॉर्म कर देता है बिना किसी गलती के साथ है तो इसे कोई भी नुकसान नहीं होगा। नुकसान बस एक ही केस में होगा कि उसका यूज़र उस टेक्निक को परफॉर्म ना कर पाए, मतलब टेक्निक को परफॉर्म करने में गड़बड़ी कर दिया, बीच में रोक दे, तभी होगा उसे नुकसान। अगर उसे सही से परफॉर्म कर देता है उसे कोई चोट नहीं आएगी, यानी वो अपनी 90% पावर या कुछ भी, उसे कोई भी इंटरनल चोट नहीं आएगी। तो गाइस आप समझ सकते हैं, आप किसी भी बंदे का फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। जिस तरह से डेमन गॉड ने लॉन्ग हाउचेन को फंसा कर मारा था, लेकिन इस टेक्निक में आपको थोड़ा सा भी चोटें नहीं आएंगी। कितना ज़्यादा खतरनाक ये टेक्निक थी। तो गाइस यहाँ पर ये जो प्रिंसेस फूलू है ना, वही गॉड इलेक्ट्रोलस को मारती है चांस से। तो कैसे मारेगी, कैसे उसे धोखा देगी, क्या क्या उसके साथ करेगी, ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू, बाय बाय।